जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास 30 पर, जिस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाग एक, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, पार्ट वन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि पॉलिटी की क्लास 30 है। साथियों, यदि आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। अगर आप इसको डेमो देखना चाहें तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। सामान्यतः होता क्या है, मार्केट में जो बुक है, समस्या उसकी ये है कि वो हिंदी का अलग कंटेंट है, इंग्लिश का अलग कंटेंट है। ऐसी कोई मार्केट में किताब नहीं है कि प्रॉपर हिंदी का ही इंग्लिश हो। हिंदी में ज्यादा है, इंग्लिश में कम है, कहीं इंग्लिश का कंटेंट ज्यादा है, हिंदी में कम है। इस तरीके की चीजें मिल जाती हैं। तो साथियों, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं। बीच में थोड़ा सा ये दिक्कत थी कि भाई क्लास प्रॉपर चल नहीं पा रही थी, टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, इसलिए मैंने क्लासेस को बंद कर रखा था। धीरे धीरे फिर से रिज्यूम कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं समय पाऊंगा वैसे वैसे क्लासेस को अपलोड करता जाऊंगा। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, हम लोग दो बुक को फॉलो कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक, हमारा संविधान एक परिचय, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो किया जा रहा है। आप ये दोनों बुक्स ले सकते हैं या एक बुक ले लीजिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के होंगे चाहे आप इंग्लिश मीडियम के होंगे, पूरा कंटेंट वही है, कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों, आपको पता ही है, भाग एक में संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बताया गया है। इसमें टोटल भाग एक में एक से लेकर चार तक के अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 1 to 4 है। अब आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हमें पढ़ना है और समझना है क्या बताया गया है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 1, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इट सेज दैट इंडिया विल बी एन यूनियन ऑफ द स्टेट्स। यहां पर एक चीज को समझिएगा, इट सेज दैट इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। यहां पर इंडिया आर, यहां पर लिख सकते हो भारत। असल में हम लोग को कंफ्यूजन रहता है, इंडिया का हिंदी रूपांतरण भारत है, भारत का इंग्लिश रूपांतरण इंडिया है, जो कि गलत। ये ट्रांसलेशन नहीं बेटा, जबकि इंडिया और भारत भारत देश का ही नाम है। अभी आप देखे थे, भारत और इंडिया को लेकर कंट्रोवर्सी काफी हुआ था, हाल ही की घटनाएं हुई। तो क्या कहता है, इंडिया यानी कि भारत, चाहे भारत कह दो चाहे इंडिया, ये राज्यों का एक संघ है। इट इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। यूनियन ऑफ द स्टेट का क्या मतलब होता है साथियों? यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टेट का यूनियन है। इसमें देख रहे हैं, भारत में भारत के राज्य, इसमें राज्य भी आ जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएंगे और अर्जित क्षेत्र भी आ जाएंगे। यानी कि इट इंक्लूड ऑल द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज, ये सब इसमें आ जाएगा। तो जब कहा जाए यूनियन ऑफ द स्टेट, तो इसका ये कतई मतलब ना समझा जाए कि ये केवल स्टेट ही इसमें आते हैं। नहीं, स्टेट भी आते हैं, यूनियन टेरिटरी भी आते हैं, एक्वायर्ड एरिया भी आता है। यहां पर ध्यान देना, भारत एक संघ है, लेकिन यह संघ कनाडा संघ जैसा है, अमेरिका संघ जैसा नहीं है। फेडरेशन है, तो अभी आप कहोगे फेडरेशन है और यहां यूनियन भी है, मतलब क्या है? यूनियन और फेडरेशन अलग अलग है। तो चलिए इस चीज को मैं समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, बात यह है कि जब बात किया जाए फेडरेशन की, तो उससे पहले कई चीजों को समझना होगा। जैसे कॉन्फिडरेशन होता है, कॉन्फिडरेशन, एक होता है फेडरेशन। कॉन्फिडरेशन, आपने नाम सुना होगा यूएसएसआर। ये क्या था यूएसएसआर, जो कि 1991 में 15 देशों में टूट गया। साथियों, ये कॉन्फिडरेशन था, 15 देश यूनाइट हुए, आपस में समझौता कर लिए कि हम लोग कुछ सब्जेक्ट को एक बॉडी को दे देते हैं, कुछ सब्जेक्ट।
जैसे ए, बी, सी, डी, ई, ये राज्य हैं। ए बी सी डी ई मिलकर कुछ अपने सब्जेक्ट्स को, जैसे फॉरेन मैटर हुए, ठीक है, अगर हाँ करेंसी हुई, इन सब मुद्दों पर एक बॉडी को, सॉरी, एक बॉडी को ये कुछ सब्जेक्ट ए बी सी डी ई ने अपने अपने दे दिए और कहा कि तुम इस पर कानून बनाओगे और सब पर लागू करोगे। यानी कि एक समझौता हुआ है इसमें। चाहे तो ई स्टेट अपने आप को अलग कर ले, ए स्टेट अपने आप को अलग कर ले, तो ये बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए कोई देश इसको प्रेफर नहीं करता। दूसरा होता है फेडरेशन। फेडरेशन जैसे आज भी है, यूएसए में भी फेडरेशन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 देशों का फेडरेशन है, कनाडा में भी फेडरेशन है। भारत ने कनाडा मॉडल के फेडरेशन को अपनाया। फेडरेशन में होता क्या है, दो चीजें हो सकती हैं। जैसे यूएसए का जो फेडरेशन है ये कमजोर है, 50 राज्य मिलकर थोड़ा सा जो कॉन्फिडरेशन होता है, थोड़ा सा जो कॉन्फिडरेशन होता है उससे मजबूत होता है, लगभग कॉन्फिडरेशन जैसा ही होता है। ये लोग अपने अपने कुछ मैटर्स को दे देते हैं एक बॉडी को, और वो मैटर एक बॉडी ही सुलझाती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कि खुद की सुप्रीम कोर्ट है और इन 50 राज्यों की भी कोर्ट है। तो जब इन मुद्दों पर विवाद होगा तो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, लेकिन जब राज्य का विवाद होगा, राज्य का कोई मैटर होगा जो इन मैटर में नहीं है, जो इसको नहीं दिया गया है, यूएसए को पावर नहीं है, वो यही लोग सॉल्व करेंगे, वो यही लोग सॉल्व करेंगे। कहने का आशय है राज्य अपने पास कुछ शक्तियां रखता है, उस पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कुछ नहीं कह सकता है। राज्य के अपने अलग झंडे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अपने खुद के झंडे हैं। आप समझिए, उसके अंदर जैसे ये समझिए यूपी का अलग झंडा हो और भारत का अलग झंडा हो, यानी कि कई मुद्दों पर यूपी अपने आप में स्वतंत्र हो, उसमें भारत या इंडिया हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? खुद की नागरिकता हो यूपी की, बिहार की अलग और यूएसए की अलग, तो आप बात समझिए, समझ रहे हैं? तो इसमें भी यूपी चाहे या वो स्टेट चाहे तो अपने आप को अलग कर सकता है। यानी कि फेडरेशन भी लगभग कॉन्फिडरेशन के बराबर ही होता है, लेकिन इतनी आसानी से स्टेट अलग नहीं हो सकते। बात समझ गए? कनाडा में उल्टा हुआ है। कनाडा में उल्टा हुआ है। क्या उल्टा हुआ है? कुछ राज्यों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाया गया। अब ये जो बॉडी है, जो कनाडा मेन बॉडी है, जैसे ये मान लो ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ये ई हुआ, और मेन बॉडी का नाम है एक्स। पहले मिलाया गया इन सबको, सभी इसके मतलब ए बी सी डी ई के सारे मैटर, सारे सब्जेक्ट को किसने ले लिया? एक्स ने ले लिया। सारे मैटर को एक्स ने ले लिया और एक्स ने फिर जाके ए को दिया, फिर बी को दिया, फिर सी को दिया, डी को दिया, ई को दिया। तो ये फेडरेशन आसानी से टूटने वाला नहीं है। इसमें क्या हुआ था? स्टेट ने दिए थे, स्टेट ने दिए थे और अपने कुछ सब्जेक्ट को ही दिया गया है, सारे सब्जेक्ट को नहीं। समझ रहे हैं? यूएसए केवल जो सब्जेक्ट मिले हुए हैं उसी पर ही नियम कानून बनाएगा, जबकि यहां देखो कनाडा वाला मॉडल, ए बी सी डी ई के सारे सब्जेक्ट ले लिए गए, सारे सब्जेक्ट, और फिर एक्स ने ले लिए। अब एक्स इस पूरे देश का नाम हो गया, जिसके अंदर ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य, डी राज्य, ई राज्य। जैसे यूएसए के अंदर 50 राज्य, वैसे एक्स के अंदर भी ए बी सी डी ई राज्य, लेकिन एक्स ने ए को, बी को, सी को, डी को, ई को पावर दी है, इसलिए आसानी से स्टेट अब अलग नहीं हो सकते। तो ये जो फेडरेशन वाला सिस्टम है, ये कनाडा का फेडरेशन वाला सिस्टम है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये भारत ने अपनाया है।
और भारत ने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया संघ के लिए, यूनियन। यूनियन का मतलब ऐसा भी नहीं है, यूनियन का मतलब ऐसा भी नहीं है। यूनियन का मतलब क्या है? फेडरेशन क्यों नहीं लिखा? जैसे कनाडा ने पूरी शक्ति एबीसीडी से ले ली और फिर स्टेट को दिया। यूनियन का मतलब है जहां राज्य को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वहां राज्य को स्वतंत्रता मिली हुई है, और जहां पर पूरे देश को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, मतलब ऐसे समझो, जहां पर ए बी सी डी ई को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो स्वतंत्र किया गया है, और जहां एक्स को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए एक्स को स्वतंत्रता मिली है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पर क्या हुआ था कनाडा वाले मॉडल में, एक्स ने सारी पावर ले ली फिर ए बी सी डी ई को दिया है। बात समझ रहे हैं? यूनियन का मतलब है हम कुछ स्वतंत्रता ए को देंगे, कुछ स्वतंत्रता बी को देंगे, कुछ स्वतंत्रता सी को देंगे, कुछ स्वतंत्रता डी और ई सबको देंगे, और जहां हमें स्वतंत्रता रखनी है वो हम स्वतंत्र रहेंगे, वो राज्य हमारे बारे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो भारत ने दोनों चीजों को स्वीकारा है। कुछ यूएसए की चीजें सही हैं, कुछ कनाडा का मॉडल भी सही है, कुछ यूएसए का मॉडल भी सही है, कुछ कनाडा वाला भी मॉडल सही है। इसलिए भारत ने यूनियन शब्द इस्तेमाल किया है, ना कि फेडरेशन, क्योंकि यूएसए और कनाडा का मिक्सचर रूप है हमारे यहां। जैसे ब्रिटेन में यूनिटरी गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र में है वही राज्य में भी है, तो कुछ उस चीज को भी स्वीकारा है। कुछ यूनिटरी कैरेक्टर भी है, ये मैंने क्लास ले चुकी है इस पर, यूनिटरी कैरेक्टर क्या होते हैं, और कुछ फेडरल कैरेक्टर भी हैं। फेडरल कैरेक्टर का मतलब यह है, और यूनियन कैरेक्टर का मतलब है संघ मजबूत हो जाना, सेंटर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाना। बात समझ रहे हैं? फेडरेशन का मतलब, फेडरेशन का मतलब राज्य और सेंटर, राज्य मजबूत होना एक तरीके से। तो हमारे यहां ना पूरी तरीके से यूनियन मजबूत है और ना ही पूरी तरीके से राज्य मजबूत है। राज्य अगर अपनी मनमानी करने लगेगा तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। ये जैसे मान लो यूपी अपने आप को स्वतंत्र करके कहे मैं पाकिस्तान में मिलूंगा, तो ये चीज नहीं है, ये चीज संभव नहीं है। इसीलिए साहब याद रखिएगा कुछ कैरेक्टर यूनियन के भी हैं, मतलब यूनिटरी कैरेक्टर हैं, और कुछ फेडरल फेडरल कैरेक्टर भी हैं। इसीलिए भारत ने जो शब्द इस्तेमाल किया है, यूनियन शब्द इस्तेमाल किया है। बात समझ रहे हैं? फेडरेशन का मतलब है राज्य तथा संघ में शक्तियों का बंटवारा, फेडरेशन का मतलब यही है। और यूनियन का मतलब है कि सारी शक्तियां सेंटर के पास होना। बात समझना, फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। फेडरेशन का मतलब है, संघ का मतलब है राज्य और शक्तियों में, राज्य और संघ में शक्तियों का बंटवारा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और यूनियन का मतलब, यूनिटरी का मतलब क्या होता है कि संघ बहुत मजबूत हो जाना। तो भारत में क्वासी फेडरल सिस्टम पाया जाता है, पूरी तरह फेडरेशन भी नहीं है, पूरी तरह यूनिटरी भी नहीं है, तो क्वासी फेडरल। इसीलिए भारत को यूनियन शब्द कहा जाता है। क्वासी फेडरल है ना, पूरी तरह फेडरेशन कहां है, क्योंकि संघ कई मामलों में मजबूत है। यह बात समझ में आ गया? तो कॉन्फेडरेशन बस इतना समझो काफी कमजोर होता है, फेडरेशन उससे ठीक होता है। जो कनाडा का फेडरेशन है भारत ने उसको भी अपनाया है, तथा यूएसए की चीजों को भी अपनाया है। कुल मिलाकर कहने का आशय है कि भारत में यूनिटरी कैरेक्टर भी है और फेडरल कैरेक्टर भी है। बात समझ रहे हैं? यूनिटरी कैरेक्टर, फेडरल, इसीलिए भारत का जो प्रशासन का सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो क्वासी फेडरल है। इसीलिए भारत ने यूनियन शब्द प्रयोग किया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब ये चीज, वही चीज हम यहां पर समझाए हैं। अर्जित क्षेत्र संघ है, कनाडा का संघ जैसा है, अमेरिका के संघ जैसा नहीं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है?
संसद विधि बनाकर, देख रहे हैं, विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। यानी कि जो भारत में राज्य नहीं है उनको प्रवेश ला सकती है, स्थापना कर सकती है। यानी कि जो पहले राज्य नहीं था, कोई टेरिटरी इंडिया ने एक्वायर किया, उसको फिर से राज्य बना देगा, उसको राज्य बना देगा उचित शर्तों के साथ। शर्त होनी चाहिए, अभी बताएंगे शर्त का मतलब यहां क्या है। जैसे यहां पर अनुच्छेद 2 में उनकी बातें की गई हैं जो भारत के हिस्से हैं ही नहीं, भारत का हिस्सा है ही नहीं, उसको भारत में क्या किया जाएगा, राज्य के रूप में प्रवेश कराया जा सकता है। यानी कि जैसे मान लो सिक्किम एक अलग राज्य था, उसको क्या किया गया, भारत में मिलाया गया तो नए राज्य का प्रवेश किया गया। स्थापना करना, यानी कि भारत से बाहर कोई ऐसा टेरिटरी इंडियन ओशन में मिल जाए भारत को, और भारत उस पर कब्जा कर ले और फिर उसको राज्य के रूप में स्थापित कर दे। तो पहले से कोई राज्य है लेकिन वो भारत का हिस्सा नहीं है, अगर उसको प्रवेश कराता है तो इसी को कहते हैं राज्य का प्रवेश। जैसे सिक्किम राज्य तो था लेकिन भारत का राज्य नहीं था, उसको एंट्री कराई गई इंडिया में, राज्य का प्रवेश कराया गया। और स्थापना का मतलब होता है कि पहले वो राज्य के रूप में नहीं था, एक टेरिटरी के रूप में था, इंडिया ने उस पर कैप्चर किया और फिर से इंडिया ने उसको अपना राज्य बनाया। ये यानी कि इसमें बात की गई है जो भारत के हिस्से नहीं है उनको कैसे राज्य बनाया जाएगा। बात समझ में आया। तो एंट्री की जब भी बात करोगे तो प्रवेश, वे राज्य जो पहले भारत का संघ का हिस्सा नहीं हो। अब यहां इंग्लिश में वही चीज बताई गई है, पार्लियामेंट कैन एंटर इनटू द एस्टेब्लिश न्यू स्टेट बाय द मेकिंग लॉ विद अप्रोप्रिएट कंडीशन। एंट्री का मतलब यहां पर देखिए, वे राज्य जो पहले भारत के संघ का हिस्सा ना हो उन्हें शामिल करना। दोज स्टेट विच वर नॉट ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। स्थापना, किसी नए क्षेत्र जो राज्य नहीं है को राज्य बनाना। मेकिंग अ न्यू टेरिटरी विच इज नॉट ए स्टेट, मतलब विच इज नॉट अ स्टेट, न्यू स्टेट, उसे क्या करना, मेड अ स्टेट, स्टेट बनाना। उदाहरण के लिए सिक्किम अनुच्छेद 2A में सहयोगी राज्य बनाया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया, जिसको 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा किया गया था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं। सिक्किम अनुच्छेद 2A में सहयोगी राज्य बनाया गया, जिसको 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा क्या किया गया, के द्वारा किया गया। मतलब ये 2A जो जोड़ा गया है वो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। और बाद में जो सहयोगी राज्य के लिए जो अनुच्छेद जोड़े थे उसे हटा दिया गया क्योंकि पूर्ण राज्य बन गया। इस तरीके से गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी को भी अधिग्रहित किया गया। तो बात वही देखो इंग्लिश में भी है, सिक्किम वॉज मेड एन एसोसिएट स्टेट अंडर आर्टिकल 2A which was done by the 35th constitutional amendment in 1974 in 36 constitutional amendment in 1975। समझ है। 36वां, देखो एक बार फिर से, 35वां संविधान संशोधन 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 में किया गया, 2A जोड़ा गया एसोसिएट स्टेट के रूप में। बाद में क्या किया गया, 36वां संविधान संशोधन यानी 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1975 में, और सिक्किम को कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया गया। बाद में सेकेंड ए को हटा दिया गया। इसी तरीके से गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी किया गया। अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर संधि, उपहार, व्यापार, खरीद, लीज व युद्ध विजय, मतलब यहां पर यह किया जाता है जो हमने कहा था ना, उचित शर्तों के साथ संधि हो सकती है, ट्रीटी, उपहार मिल सकता है हमको, कोई गिफ्ट कर दे, जैसे जापान हमको गिफ्ट ही कर दे कोई स्टेट, कोई टेरिटरी, व्यापार के रूप में मिल जाए, मतलब व्यापार एक तरीके से उससे व्यापार हो, बाद में उस पर हम कब्जा कर ले, खरीद लें, लीज पर ले लें कुछ समय के लिए, या युद्ध में विजय प्राप्त कर लें उससे। तो कई कारणों से वो हमारे अंडर में आ सकता है, हम संधि के साथ कर लें, उपहार ले लें, व्यापार खरीद लीज के लिए ले लें, इस तरीके से। तो बात समझ में आया। आर्टिकल 1 तो ये बताता है इंडिया और भारत शैल बी यूनियन ऑफ द क्या स्टेट। ये यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है, राज्य, यूनियन टेरिटरी, और अर्जित किए गए क्षेत्र, एक्वायर्ड क्षेत्र। यूनियन का क्या मतलब होता है मैंने बताया, जिसमें यूनिटरी कैरेक्टर और फेडरल कैरेक्टर दोनों हो, यानी कि कई जगहों पर केंद्र हमारा सबसे ऊपर है और कई जगहों पर स्टेट है। बात समझ रहे हैं कि नहीं।
फेडरल सिस्टम भी है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन कई जगहों पर यूनियन मजबूत है। इसलिए फेडरेशन के साथ साथ यूनिटरी कैरेक्टर है, इसलिए क्वासी फेडरल है। इसीलिए भारत फेडरेशन शब्द इस्तेमाल नहीं करता, यूनियन शब्द इस्तेमाल करता है। बात समझ में आ गई? संसद विधि बनाकर भारत के संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। एक मिनट साथियों, हाँ, आवाज क्लियर आ रही होगी। संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, लेकिन जो पहले से भारत संघ में शामिल हो। अब देखो, आर्टिकल 2 किसकी बात करता था? जो भारत उनका हिस्सा है ही नहीं, उसे पहले, जैसे कोई बाहर कोई स्टेट है, उसको अपने भारत में एंट्री करा देना स्टेट के रूप में। कोई बाहर कोई टेरिटरी है, उसको इंडिया में लाना और फिर स्टेट के रूप में स्टेब्लिश करना। यानी कि आर्टिकल 2 क्या कहता था? जो भारत का पार्ट ही नहीं है, उसको कैसे स्टेट बनाया जाए। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। कोई संसद ही एक ऐसी है जिसके पास पावर है जो राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाना, दो राज्यों को मिला देना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला देना। बात समझ रहे हैं? ये संसद कर सकती है। क्या? अभी देखिए, नए राज्यों का निर्माण करना, टू क्रिएट न्यू स्टेट, राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करना, टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, राज्य के क्षेत्र में कमी करना, टू रिड्यूस द एरिया ऑफ द स्टेट, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, चेंजिंग द स्टेट बाउंड्रीज वगैरह वगैरह। यहां राज्य का मतलब भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है। ये गलती से मत समझना कि केवल राज्य के बारे में नहीं। ऐसा करने के लिए अब कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं। क्या? संसद ऐसे कैसे करेगी? पांचवां संविधान संशोधन 1955 में बात कही गई है। क्या? द फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 स्टेट दैट राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति आवश्यक है। रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। पहली बात, प्रभावित होने वाले राज्यों की एक निश्चित समय सीमा में विचार मांगा जाएगा, यानी कि द ओपिनियन ऑफ द अफेक्टेड स्टेट विल बी सॉट विद इन द सर्टेन टाइम लिमिट। इनसे एक बार विचार मांगा जाएगा कि ये क्या सोचते हैं जिनका हम परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन इस विचार को संसद स्वीकार कर सकती है, नहीं भी। यानी कि पार्लियामेंट इसको स्वीकार भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है जो राज्य से विचार मांगोगे, और नहीं भी कर सकती है, वो उसकी ऊपर है। राय मिल जाने के बाद, अगर ओपिनियन मिल गया तो पुनः विचार मांगने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? और केंद्र शासित प्रदेश से तो बिल्कुल राय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि भैया वो तो सेंटर का पार्ट है। पहली बात तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होगा। प्रभावित होने वाले जो अफेक्टेड स्टेट है, प्रभावित होने वाले राज्य से उनका ओपिनियन लिया जाएगा, विचार लिया जाएगा। ठीक है, विचार जो भी देते हैं वो संसद पार्लियामेंट स्वीकार भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। 3 पॉइंट। चौथा, एक बार राय मिल गया तो विचार के लिए फिर से नहीं कहा जाएगा। और दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश से राज्य मांगे तो 5 नियम, 5 चीजें हैं भैया, 5 चीजें। एक तो राष्ट्रपति से परमिशन, दूसरा स्टेट का ओपिनियन, मिल गया तो भी, नहीं मिला तो भी, फिर से भेजोगे नहीं, फिर से नहीं। और केंद्र शासित प्रदेश से भैया सेंट्रल यानी कि यूनियन टेरिटरी से तो बिल्कुल नहीं मांगा जाएगा। तो आर्टिकल 1 क्या बताता है भाई? मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूं। आर्टिकल 1 सिर्फ यह बताता है कि भारत अर्थात इंडिया किसका ग्रुप है, क्या क्या है इंडिया में। सेकंड वाला यह कहता है कि जो भारत में जो पार्ट शामिल नहीं है उसको कैसे स्टेट बनाएं। बात समझ में आए? उसको कैसे स्टेट बनाएंगे? अच्छा, कोई टेरिटरी मिल गई, उसको कैसे स्टेट बनाएंगे? कौन सी शर्तें होनी चाहिए? ट्रीटी हो सकती है, व्यापार हो सकता है, लीज पे मिल सकता है, युद्ध क्षेत्र में यानी कि बैटल के द्वारा जीता गया हो। यानी कि अनुच्छेद 3 इस बात की पुष्टि करता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। बात समझ गए? यानी कि इंडिया क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इंडिया इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, यानी कि इंडिया को समाप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन राज्य को समाप्त किया जा सकता है।
स्टेट को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, एक राज्य को दो राज्य में बदलना, दो राज्यों को एक में करना, राज्य केंद्र शासित प्रदेश को एक में करना, केंद्र शासित दो केंद्र शासित प्रदेश को चार भागों में बांट देना, यानी कि इंडिया कुछ भी कर सकता है। लेकिन अमेरिका में यह संभव नहीं है, वो फेडरेशन है। बात समझ रहे हैं? और कनाडा में भी पूरी तरीके से संभव नहीं, फेडरेशन है क्योंकि शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन कनाडा एक मजबूत संघ रखता है। यूएसए और कनाडा में मैंने कहा यही अंतर है ना, उसमें देश ने राज्यों को बनाया है और राज्यों को कुछ पावर दे दी है, यानी कि पूरी तरह फेडरेशन का मतलब स्टेट और राज्य के बीच, सॉरी, स्टेट और सेंटर के बीच शक्तियों का बंटवारा। फेडरेशन का मतलब एकदम समझ जाओ, सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियों का बंटवारा। समझ रहे? शक्तियों का बंटवारा। समझ रहे हैं? यूनियन का मतलब पूरी तरीके से शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन कुछ मामलों में यूनियन सेंटर मजबूत है। अनुच्छेद 2 या 3 के पालन में संसद कोई विधि, अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, यदि 2 या 3 का पालन किया जाए, यानी कि दो में यही है ना कि जो भारत का हिस्सा नहीं उसको शामिल किया जाए, 2 या 3 के पालन में संसद कोई विधि बनाती है तो उसे संविधान संशोधन बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ये नहीं कि अगर कोई नियम कानून बना रही है संसद तो उसको फिर से संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मान लो, तो सही नहीं है। अर्थात इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाएगा। यह कार्य साधारण बहुमत से ही होगा, यानी कि इफ एनी लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट in compliance with the article 2 or 3, then it will not be considered as a constitutional amendment, that is, it will be kept out of the article 368. This work will be done only a simple majority. लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मतलब है तो संविधान में कुछ ना कुछ परिवर्तन आप तो कर तो रहे हो, लेकिन इसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई नहीं जाएगी। कुल मिलाकर यह कहा गया है कि जब भी आर्टिकल 2 और 3 को अप्लाई करोगे तो इसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई नहीं करोगे कि जितनी बार चेंज कर रहे हो उतनी बार आप नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हो, नहीं, ये सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, सिंपल मेजोरिटी से। अब जब सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है तो बाद में इसका दुरुपयोग ना हो जाए, मिसयूज ना हो जाए, इसलिए बाद के निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भारत को कोई राज्य, कोई टेरिटरी विदेश को देना हो, भाई देना भी तो हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं पास होगा। ये नहीं कि उठा के, हाँ भाई कश्मीर का मुद्दा है तो लाओ कश्मीर को उठा के पाकिस्तान को दे दो, जो भी दिक्कत है खत्म करो, ये नहीं हो सकता। जब भी किसी देश, किसी क्षेत्र को अर्जित करना हो, कोई बाहरी क्षेत्र को अर्जित करना हो, तो सिंपली उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, कर लो। लेकिन बाहर करोगे भैया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि देश की संप्रभुता का सवाल आ जाएगा, देश की सॉवरेनिटी, कंट्री की सॉवरेनिटी का प्रश्न आ जाएगा। ये बहुत ध्यान से समझिए। समझ रहे? तो बाहर करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आगे अभी देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करके हम बाहर भी तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हो। ये अंदर लेने की बात है, यानी कि इंडिया में अगर कोई स्टेट शामिल करने की बात है तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे फिर 368 के तहत विशेष बहुमत चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तब होगा। इस अनुच्छेद के तहत अनुसूची 1, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंजेस करना होगा, बिल्कुल करना होगा यार। शेड्यूल 1 किसके लिए है? उसमें राज्यों के नाम है, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है, स्टेट के नेम है, यूनियन टेरिटरी के नेम है। बिल्कुल, अगर आप ये बताओ दो राज्य को एक राज्य बना रहे हो या एक राज्य से दो राज्य बना रहे हो, तो भाई राज्य के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नामकरण चेंज तो करना ही पड़ेगा। और अनुसूची 4 में क्या है भाई, शेड्यूल 4 में क्या है, राज्यसभा में राज्यों की सीटें हैं। अब एक ही राज्य को दो राज्य में बदल रहे हो तो जाहिर सी बात है राज्यों की सीटें, राज्यसभा में राज्यों की सीटें भी अंतर आएंगी। तो शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 में संशोधन होगा, बात समझ आए? वो अमेंडमेंट होगा, आवंटित है में संशोधन होगा। संसद इसके पालन हेतु
पूरक विधियां बना सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बना सकता, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बना सकते हैं। और यहां पर देखिए कुछ ये है कि 1967 में मंगल सिंह बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अब देखो हम लोग केसेस बहुत नहीं हमको पढ़ना है, वो लॉ वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, हम लोगों को तो बस देखना है रेफरेंस के लिए कि क्या बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब मंगल सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, संसद राज्यों की पुनर्गठन शक्ति के आधार पर राज्यों के अंगों को समाप्त नहीं कर सकती। यानी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक राज्य को दो राज्य में बदले या दो राज्य को एक राज्य में कन्वर्ट किए तो उसकी क्या कर दिए, उसके अंग यानी कि उसकी विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी कि उसकी एग्जीक्यूटिव, या उसके क्या कहते हैं कोर्ट, हाई कोर्ट को चेंज नहीं कर सकती, उसको नहीं, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। संसद राज्यों के पुनर्गठन शक्ति के आधार पर राज्यों के अंग नहीं समाप्त कर सकती, ये ध्यान में रखना। समझ रहे हैं। दूसरा, 1969 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद निपटारा कार्यपालिका कर सकती है, लेकिन जब भारत का क्षेत्र बाहर करना हो तो संविधान संशोधन ही करना पड़ेगा। बहुत बहुत ध्यान से समझिए। यानी कि जब कोई नॉर्मल क्रिया करनी है कि दो राज्य को एक में बदलना, एक राज्य को दो में बदलना, दो यूनियन टेरिटरी को एक में करना, तो सिंपल एग्जीक्यूटिव कर सकती। इन 1969 सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट कुड बी सेटल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद निपटारा कार्यपालिका कर सकती है। कैसे कि उस क्षेत्र को लाना है, अपने में लेना कर सकती है, लेकिन जब भारत का क्षेत्र बाहर करना हो तो भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। बात समझ रहे हैं। दूसरा, ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि राज्य उसके अंगों को, यानी कि पार्लियामेंट कैन नॉट बी एब्रोगेट द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स। ऑर्गन क्या है भाई, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, लेजिस्लेचर है, विधायिका है, विधानसभा, विधान परिषद वगैरह, और जुडिशरी है यानी कि हाई कोर्ट वगैरह, उसमें नहीं कुछ बदलाव कर सकती है। समझ रहे हैं। वो नहीं कर सकती, उसके लिए फिर दूसरे नियम आ जाएंगे। कर सकती है लेकिन उसके लिए दूसरे नियम प्रावधान होंगे। देखिए ये एग्जाम्पल दिया है, बेरूबारी मामला 1958 में भारत पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ, जिसमें बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को देने का निर्णय लिया गया। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। ये पहला मामला आया था। देखो बेरूबारी मामला, बेरूबारी एक तरीके से आप ये समझिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक क्षेत्र था बेरूबारी। 1958 में यह हुआ कि भारत पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ, जिसमें बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को देने का निर्णय हुआ कि दिया जाए कि ना दिया जाए, क्योंकि इस पे डिस्प्यूट था बांग्लादेश, क्योंकि उस समय बांग्लादेश तो पाकिस्तान ही कहलाता था। और एक 143 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। क्या कहा, 2 या 3 के तहत यह कार्य नहीं कर सकती। आर्टिकल 2 और 3 के तहत यह काम कहीं लिखा नहीं है, यह सिर्फ भारत में कोई क्षेत्र एंट्री करानी है तभी हो सकता है, बाहर करने वाली कहां बात की है भाई। आर्टिकल 2 और 3 में कोई बात हुई है इसकी कि अगर क्षेत्र को बाहर करना है तो भी आसानी से हो जाएगा? ऐसा नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ। वो तो बस एंट्री कराने के लिए हुआ है। और दूसरा तीसरा क्या था, जो भारत के राज्य हैं उनमें कैसे फेरबदल करोगे, ये संशोधन ही करना पड़ेगा। अनुच्छेद 2-3 के तहत यह कार्य नहीं कर सकती, इसमें संशोधन ही करना पड़ेगा। यही कारण है 1968 में 1960 में क्या हुआ, नया संविधान संशोधन किया गया। बात समझ रहे हैं। इसी प्रकार 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ मामला हुआ था, जिसके तहत 100वां संविधान संशोधन 2015 भी किया गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। यानी कि कहने का आशय है कि आर्टिकल 1 सिर्फ ये बताता है इंडिया और भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, कि इंडिया और भारत में क्या क्या है। स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, एक्वायर्ड एरिया है। बात समझ रहे हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है, जो भारत में हिस्सा नहीं है उसको कैसे स्टेट बनाया जाए, जो पहले से बाहर भारत का स्टेट है उसको कैसे एंट्री किया जाए, और कोई टेरिटरी नियम शर्तों के आधार पर मिल भी गई है तो उसको कैसे एंट्री किया जाए। यूनियन का क्या मतलब होता है, फर्स्ट आर्टिकल में मैंने आपको बताया। फेडरेशन का क्या मतलब होता है बताया। कॉन्फेडरेशन का क्या मतलब होता है मैंने बताया। उसको विस्तार से मैंने चर्चा कर दी कि समझ लो क्या है। समझ रहे हैं। 2015 में ये तो आर्टिकल 3 क्या कहता है भाई, कि भारत में ही अगर कोई राज्य है और यूनियन टेरिटरी है, उसकी बॉर्डरिंग को, उसके सीमाओं को बदलना है तो कैसे किया जाए।
ठीक है ना। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि 2-3 में अगर कुछ चेंजेस कर रहे हो, 2-3 में चेंजेस कर रहे हो, के आधार पर कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो इसके लिए बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना भी है तो कब? जब कोई भी क्षेत्र भारत से बाहर करना हो। पहला मामला कौन सा था? बेरूबारी मामला। किसके बीच का था? इंडिया और बांग्लादेश या इंडिया पाकिस्तान के बीच में, 1968। समझ रहे? तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह यही थी, 2-3 के तहत यह कार्य नहीं हो सकता, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। तो क्या हुआ था भाई? आप ये देखिए, 74 इस प्रकार 60 में नया संविधान संशोधन किया गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पार्ट 1 किसके बारे में बताता है। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कैसे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया। समझ रहे हैं भाई? भाई ये तो बात हो गई कि यूनियन ऑफ द स्टेट है, तो वो राज्य कौन कौन से थे, कैसे ये राज्य बने। पहला भाषाई आधार पर राज्य था कि और किसी क्षेत्र और किसी सब्जेक्ट के बेस पर स्टेट बना, तो ये राज्य बने कैसे, यूनियन टेरिटरी बने कैसे, इसके बारे में अगली क्लास में हम लेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।